जरा इमेजिन करो, वैसाखी का दिन, खुशियों का माहौल, और 10 मिनट में पूरा मैदान लाशों से भर जाता है। ना कोई वार्निंग, ना कोई भागने का रास्ता, सिर्फ एक ही आदेश, फायर। मैं बात कर रहा हूं जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। तो मैं हूं अनुराग मिश्रा, आपका हिस्ट्री मेंटर, आपको पूरी जानकारी दूंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ऐसी क्या समस्याएं हुई थी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ऐसा कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, क्यों अंग्रेज सरकार मारने पर उतारू हो गई थी, और क्यों जनता वहां पहुंची थी, ऐसी क्या समस्या हो गई थी, तो मैं सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा आपको। तो आप देख रहे होंगे थंबनेल में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कि इतने लोगों को क्यों मारा गया। इसका सबसे बड़ा कारण था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को लाया गया था जिससे यह समस्या हुई और लोगों ने जनसभा की, और वहां अंग्रेज लोग क्रूर हो गए और उन्होंने लोगों पर गोलियां बरसाई। रोलेट एक्ट क्यों लाया गया था? क्योंकि भारतीयों को जो है झांसा दिया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंग्रेज सरकार भारतीयों को स्वतंत्रता देना ही नहीं चाहती थी। वो सत्ता कैसे जाने देती, सिर्फ उन्होंने झांसा दिया, और अगर लगा उनको कि अगर भारतीय लोग जो है स्वतंत्रता की मांग करेंगे तो हम उन्हें देंगे कैसे, तो इसीलिए उन्होंने ये अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में जो कहा गया रोलेट एक्ट के बारे में, तो इसके पीछे मैं कारण बता देता हूं। रोलेट एक्ट आपको दिख रहा होगा, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से पारित हुआ, ये लागू हुआ 19 मार्च 1919 को। तो ये जो पारित हुआ, उस समय जो वायसराय थे भारत के, वो चेम्सफोर्ड थे, 1916 टू 1921। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया। समिति के अध्यक्ष थे सिडनी रोलेट, इसीलिए इसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील कहा था, और मदन मोहन मालवीय ने इसे रोलेट एक्ट भारत की आत्मा का अपमान कहा था। क्यों कहा था, अब मैं ये आपको जानकारी दूंगा। रोलेट एक्ट जो था वो लाया क्यों गया था, तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी वो किसके खिलाफ हो रही थी? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ तभी हो रही थी जब 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। तो भारत के लोग उसी समय से ही चिढ़े हुए थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो यह समस्या कहां से उपजी थी, तो वो हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन। और जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो हुआ था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ये दो हुआ, पूर्वी और पश्चिमी। और जो पश्चिमी बंगाल है वो आज का अपना पश्चिम बंगाल है। इसमें जो आबादी थी वो हिंदू आबादी थी, और जो इसमें आबादी थी वो मुस्लिम आबादी थी। तो इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को डराने के लिए, हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए, उनके एकता को तोड़ने के लिए ये लेके आए थे बंगाल विभाजन, और उन्होंने जगह को अलग कर दिया। क्योंकि ये राजनीतिक क्षेत्र था, पूरे अंग्रेज यहीं रहते थे, और लोग इकट्ठा होकर क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे, अंग्रेजों को लूटते थे, उनके सरकारी खजाने को लूटते थे। अब ये समस्याएं हो रही थी तो उन्होंने विभाजन कर दिया। इसी समय से ही क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी, क्योंकि जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे इसमें भी गरम दल नरम दल बट गए थे। जैसे गरम दल में आ गए थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो ये समझ गए थे कि हमारे महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के धर्म से लेके चलते हुए ये आजादी तो नहीं मिलने वाली, ये तो सीधी सी बात है। इसलिए उन्होंने कहा कि हिंसात्मक कार्रवाई करो। तो लोग जब ये ऐसा करने लग गए थे, उसी समय क्या हुआ, एक तो ये कारण था रोलेट एक्ट लाने का, क्योंकि अंग्रेज समझ गए थे ये लोग गतिविधियां ऐसी करते हैं कि हमें लूटते हैं, परेशान करते हैं, हम कैसे शासन चलाएंगे, सत्ता हम कैसे चलाएंगे। तो एक ये कारण था। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1914 से 1918। अब इस युद्ध में कहा गया था महात्मा गांधी से, राष्ट्रीय स्तर के नेता, कि हमारे साथ भारत के लोग खड़े होंगे, इस युद्ध में शामिल होंगे, और जैसे ही हम आएंगे हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे, जो कि अंग्रेजों की छुपा हुआ उद्देश्य था कि हम सत्ता नहीं देने वाले। 1914 से 18 में सभी प्रांतों के लोग, सैनिक यहां से गए, महात्मा गांधी ने किया कि आप यहां जाइए, शामिल होइए। यहां से जो है पंजाब में, क्योंकि ये जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सबसे ज्यादा सैनिक यहीं से शामिल हुए थे। तो 12 लाख लोगों की जो है भर्ती हुई थी सैनिकों में।
तो 12 लाख पैसे जो पंजाब से जो जितने सैनिक गए थे, सिर्फ पंजाब से वो गए थे 3,55,000 सैनिक। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा था। तो नेतृत्व सबसे ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के नेता पंजाब में हो रहे थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यही क्यों हुआ था? क्योंकि रोलेट एक्ट का विरोध जबरदस्त पंजाब में हो रहा था, सबसे जबरदस्त विरोध हो रहा था। तो यह कारण था रोलेट एक्ट लाने का। बंगाल विभाजन तब से चल रहा था, क्रांतिकारी गतिविधियां 1914 से 18 विश्व युद्ध, और इसमें सैनिक ये लोग शामिल हुए थे। जो रोलेट एक्ट लाया गया, ये क्या कहता है रोलेट एक्ट? तो रोलेट एक्ट क्या कहता है कि इसमें जो संदेहशील व्यक्ति है, संदेहशील जो व्यक्ति है, इसे गिरफ्तार किया जाएगा, व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर अंग्रेजी सरकार को यह लगेगा कि व्यक्ति क्रांतिकारी गतिविधियां करने वाला है, भीड़ इकट्ठा करने वाला है, तो उसे संदेह के हिसाब से जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नजरबंद कर दिया जाएगा, उसको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, या काला पानी की सजा दे दी जाएगी। ये पारित कर दिया। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है अंग्रेजी सरकार की। ना अपील, ना दलील, ना वकील। इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे कहा है, क्योंकि आपसे कुछ नहीं पूछना। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो मुकदमा चलेगा, वो मुकदमा चलेगा हाई कोर्ट में। तो ये जो मुकदमा हाई कोर्ट में चलेगा, तो इसका क्या मतलब होगा कि कोई भी जब मुकदमा दायर होता है तो वो सेशन कोर्ट में होता है, जिला कोर्ट में होता है। अगर व्यक्ति को लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है और उसे दोषी साबित किया जाता है, तो वो अपील करता है हाई कोर्ट में। जब वो अपील करेगा तो हाई कोर्ट इसमें समय लग जाएगा। तो रोलेट एक्ट में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट में ही सीधे मुकदमा चलाओ, दोषी साबित करो, दोषी साबित, ताकि वो कहीं भी अपील नहीं कर पाए, अपील नहीं कर पाए, और सीधा उसको जो सजा देना हो, या तो फांसी की सजा हो, या कारावास हो, या काला पानी की सजा हो। ये समस्या हो गई थी सबसे बड़ी बात। संदेहशील व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो, मुकदमा हाईकोर्ट में चलाओ। तीसरी बात यह है कि अपने यहां भारत में कई लोग जो है अंग्रेजों के चापलूस भी थे, जो कि सरकारी गवाह बनते थे, कई डर के कारण बनते थे। कई जमींदार थे कि उनकी जो है जमीनें छीन ली जाएंगी, तो कई लोगों के साथ अंग्रेजी सरकार ने ऐसा किया भी, कई लोगों को दिवालिया घोषित कर दिया। तो इसलिए जो सरकारी गवाह बनेगा, वो सरकारी गवाह जो बनेगा, उसे विशेष सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जब क्रांतिकारियों को पता चलेगा तो वो तो उसे मार देंगे, तो विशेष सुरक्षा दी जाए। अब ये बताइए कि ये कहां से कहां जो है न्याय संगत है भारतीयों के लिए? तो व्यक्ति को गिरफ्तार, मुकदमा हाई कोर्ट में, कोई अपील नहीं, सरकारी गवाह, विशेष सुरक्षा। तो रोलेट एक्ट का विरोध किया गया, ना बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, कोई मतलब नहीं। तो इस एक्ट का बहुत विरोध हुआ, इसीलिए महात्मा गांधी ने इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का जो है एक्ट कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। रोलेट एक्ट लागू होने के प्रमुख कारण मैंने आपको बताया कि 1905 से ही जब कर्जन ने बंगाल विभाजन किया तो क्रांतिकारी घटनाएं चल रही थी। अंग्रेज सचेत हो गए थे कि ऐसा होने वाला है, तो एक ऐसा अधिनियम पारित करो ताकि लोगों के लिए इतना डर फैलाओ कि वो क्रांतिकारी घटनाएं ना कर पाए। ये सबसे बड़ी समस्या थी। प्रथम विश्व युद्ध, मैंने अभी आपको बताया, ये समस्या थी, इसलिए उन्होंने अधिनियम पारित कर दिया, और महंगाई में वृद्धि हो गई थी। सीधी सी बात है, किसी देश में अगर युद्ध होता है, पाकिस्तान तो आप देख सकते हैं जब भी भारत से लड़ता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, वहां आटा महंगा हो जाता है, क्योंकि उनके पास कल को खाने को नहीं है। तो उस समय भारत की जो स्थिति थी बहुत खराब स्थिति थी, जीडीपी बहुत कम थी, तो तुरंत असर पड़ता था, क्योंकि युद्ध के लिए सामान चाहिए। तो सारी जो अर्थव्यवस्था है, जो खाना पीना, सब सैनिकों के पास जाएगा, तो लोगों के पास क्या रहेगा? तो ये समस्या हुई। तो एक ये कारण था। रोलेट एक्ट का काला प्रावधान मतलब राष्ट्रद्रोहात्मक कार्रवाई, शंका के आधार पर गिरफ्तारी, मैंने अभी आपको बताया। वकील का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, और गुप्त अदालत, हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा, या कोई एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे और वहां मुकदमा चला के फटाक से इनको सजा दे देंगे। आप ये देख सकते विरोध हो रहा था और लोगों को जेल में ठूसा जा रहा था। अब आप देख सकते हैं आगे कि खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून कहा था, जो कि पाकिस्तान के पहले कायदे आजम है। इन्होंने इसे ब्लैक कानून कहा था। राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ और इस्तीफे की मांग की गई थी। 1918 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है इसे विरोध प्रस्ताव पारित किया गया रोलेट एक्ट के विरोध में।
कि आपने ये जो पारित किया है ये भारतीयों के लिए कहां से न्याय संगत है, आपने कैसे पारित कर दिया। तो कांग्रेस अधिवेशन होते थे, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ प्रस्ताव पारित होते थे कि हम इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे और हम कहां सभा करेंगे, ये सब बातें होती थी अधिवेशन में। और वही हुआ। केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा मोहम्मद अली जिन्ना ने दे दिया, काला कानून का है से मजरूल हक और मदन मोहन मालवीय। आंदोलन की समय रेखा जो बनाई गई वो 6 अप्रैल देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गई। साबरमती आश्रम जो कि महात्मा गांधी का आश्रम था, वहां लोगों से वो अपील करते थे, वहां से अपील की गई महात्मा गांधी ने और इसे दिवस को निराधार दिवस घोषित किया। और ये डेट आती जा रही थी जैसे 6 अप्रैल। अब 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। धीरे धीरे महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जैसे पलवल से। पंजाब के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे सैफुद्दीन किचलू वकील थे, डॉक्टर सत्यपाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 6 अप्रैल को तो ये घटना होने लग गई थी। और इसी प्रकार से यहां से महात्मा गांधी ने जो है आंदोलन की शुरुआत कर दी थी कि मैं सत्याग्रह आंदोलन चलाऊंगा। तो 13 अप्रैल को जो उनको 9 अप्रैल 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया, 9 अप्रैल को 10 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और 13 अप्रैल को ये घटना हो गई। तो फिर इसी हिसाब से क्या हुआ कि रोलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च को यहां से पहले से ही जो है जनसभाएं होने लग गई थी। तो 30 मार्च को क्या हुआ कि अमृतसर में 30,000 लोगों की ये जो है जनसभा आयोजित की गई। अब आप देख सकते हैं कि पंजाब में जो डायर था वो ये सब घटनाएं देख रहा था और वो इससे चिढ़ रहा था, क्योंकि वो जो जनरल डायर भारतीयों से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। तो वो चिढ़ता था, तो ये घटनाएं देखकर वो इतना ज्यादा क्रुद्ध हो गया था कि उसने गोलियों का आदेश दे दिया था। तो 30 मार्च को आप देख सकते हैं पारित हो गया। उसके बाद ये घटनाएं हो रही थी, अमृतसर में जनसभा आयोजित हुई। ऐसे ही धीरे धीरे फिर 6 अप्रैल को बैरिस्टर वकील बदरुल इस्लाम की अध्यक्षता में यहां भी जो है 30,000 लोगों ने शामिल हुए और यहां जो है जनसभा आयोजित की। 6 अप्रैल को यह हुआ। 9 अप्रैल को क्या हुआ कि गांधी जी को पलवल हरियाणा से जो है गिरफ्तार कर लिया गया। सीधी सी बात है, इस एक्ट ये यही कह रहा था कि संदेहास्पद व्यक्ति को, संदेहशील व्यक्ति को गिरफ्तार करो। राष्ट्रीय स्तर के नेता थे महात्मा गांधी, उनके एक कहने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, इसीलिए पलवल से गिरफ्तार इनको कर लिया गया। गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या होता है कि पंजाब में ये जो विरोध है ज्यादा चल रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सैनिक वहां भी ज्यादा थे। तो किसी किसी प्रांत में किसी की भी आंदोलन के जो है ज्यादा विरोध हुआ है। जैसे कृषि का आंदोलन देखे, बिहार में चंपारण में बहुत ज्यादा आंदोलन हुए, उड़ीसा तरफ में जनजातियों के आंदोलन हुए। तो पंजाब में जो इस स्तर का जो है आंदोलन चल रहा था कि अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, तो पलवल से गिरफ्तार हुए। और 10 अप्रैल को क्या हुआ कि जो सैफुद्दीन किचलू और ये सैफुद्दीन जो किचलू थे वो वकील थे, और डॉक्टर सत्यपाल, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने भी जो है जनसभाएं आयोजित की थी। ये पंजाब के जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, पंजाब के राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और लोगों का जन नेतृत्व करते थे। पंजाब के राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और गांधीवादी विचारक थे, गांधीवादी सोच के थे। इनका मानना था कि अहिंसा का पालन करना है, हिंसा से हमें सभाएं आयोजित नहीं करना है। तो गांधी जी को लेके हुए अहिंसा का पालन करते हुए जनसभाएं आयोजित करते थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। अब हुआ क्या कि 10 अप्रैल को इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई, गांधी जी की भी और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई। हुआ क्या, जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया
और इनको 11 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर जो इसके पहले जो जनरल डायर थे, जो जनरल डायर वहां के गवर्नर थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और जो माइको डायर थे वो गवर्नर थे, और जो जनरल डायर थे वो कर्नल थे, लेफ्टिनेंट। मतलब सेना को जो देखते थे वो जनरल डायर देखते थे, और माइको डायर गवर्नर थे वहां के। उन्हीं का आदेश था, इन पर आया डिप्टी कमिश्नर पर, कि आप इनको गिरफ्तार करो। किसको? सैफुद्दीन किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को। तो इनको 11 अप्रैल को बुलाया गया, और बुलाने के बाद इनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। किसको गिरफ्तार कर लिया गया? सत्यपाल को और सैफुद्दीन को। ये पंजाब जो क्षेत्र है, यहां ये पाकिस्तान के धुर विरोधी थे सैफुद्दीन किचलू, कि पाकिस्तान का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और यहां से जो है कांगड़ा में इनको जो है धर्मशाला एक है क्षेत्र, वहां इनको नजरबंद कर दिया गया। धर्मशाला क्षेत्र पे जो है नजरबंद कर दिया गया। अब सीधी सी बात है कि जनता इससे और बौखला गई, इससे और पगला गई। 11 अप्रैल को इनके साथ हुआ, तो क्या हुआ? 12 अप्रैल को हंसराज ने क्या हुआ? जनसभा आयोजित की। 12 अप्रैल को हंसराज ने जो है सभा आयोजित की, और इसमें लाला कन्हैया लाल की अध्यक्षता में यह कहा कि 13 अप्रैल को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब जलियांवाला जो बाग है, यहां हम जनसभा आयोजित करेंगे। बाग में सभा आयोजित करेंगे। अच्छा, जब ये सभा आयोजित करेंगे तो यहां जो शामिल लोग हुए थे वो 20,000 लोग थे। गांव से आए थे, बैसाखी का दिन था, लोगों को पता ही नहीं था। और हुआ क्या कि 12 अप्रैल या इसके पहले ही यहां जो पंजाब में जो क्षेत्र है, यहां धारा 144 लागू कर दी थी। 144 धारा लागू, ये क्या होती है 144 धारा लागू? कि कोई 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर इतनी बड़ी सभा आयोजित कैसे कर ली? जनरल डायर को यह पता था। 12 बजे उसे 13 अप्रैल को 12 बजे पता चला, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, और वो इकट्ठा हो गया लोगों को देखते हुए। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो यहीं हुआ था। और यहां क्या हुआ था कि 13 अप्रैल को जब ये लोग इकट्ठे हुए, बैसाखी का दिन, लोगों को पता ही नहीं था धारा 144 क्या होती है। गांव के लोग थे, आ गए, बैसाखी का दिन था, छुट्टी का दिन था, पहुंच गए। तो ये जो जलियांवाला बाग है ऐसा था। यहां जो आसपास जो क्षेत्र है, ये सकरा रास्ता था बिल्कुल आने का, बहुत छोटा रास्ता था, और ये आसपास जो है घर बने हुए थे। अब ये कोई बाग नहीं था हरा भरा, एक क्षेत्र था, भूमि का टुकड़ा कह सकते हैं। यही कुआं भी था, और यहां से जो है लोग आ गए थे, और यहीं से जो है जो जनरल डायर है सैनिकों को लेके यहां खड़ा हो गया था, और लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी। लोग कुएं में डूबे, कुएं में भगे अपनी जान बचाने के लिए, और यहां जो लोग खड़े थे सब भाग रहे थे यहां वहां। और उसने जो है जनरल डायर ने 90 सैनिकों के साथ, 90 सैनिक, कौन से सैनिक थे? गोरखा सैनिक। गोरखा सैनिकों को आदेश दिया, और उन्होंने जो गोलियां चलाना शुरू करी हैं, 10 मिनट में 1650 गोलियां चली थी। 10 मिनट में 1650 गोलियां। और कितने लोगों की हत्या हुई थी? तो सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि 379 लोगों की जो है मौत हुई थी, और 1200 लोग घायल हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना विवश हादसा रहा होगा ये। तो ये सबसे बड़ा जो है भारत को झकझोर के रख दिया था इस हत्याकांड ने। फिर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही? तो ये पलवल से गिरफ्तार हुए महात्मा गांधी जी। 9 अप्रैल को पंजाब से लोकप्रिय नेता सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, और मार्शल लॉ लागू हो गया था 11 अप्रैल को। तो वहां के जो जिम्मेदारी मिली थी माइकल ओ डायर, ये गवर्नर जनरल थे पंजाब के, और जनरल आर डायर थे ब्रिगेडियर थे। ये ब्रिगेडियर थे आर्मी के,
और 12 अप्रैल को हंसराज की अध्यक्षता में। अच्छा, जो हंसराज थे ये सरकारी गवाह बन गए थे उस समय, हंसराज। तो ये इन्होंने धोखा दे दिया था। पहले तो इन्होंने समर्थन किया, बाद में ये जो सरकारी गवाह बन गए थे। और इसके बाद इन्होंने लाला कन्हैया लाल की अध्यक्षता में जो है सभा आयोजित करी थी 13 अप्रैल को। तो लोगों के साथ यह घटना हो गई थी। फिर 13 अप्रैल को क्या हुआ था, बैसाखी का दिन था, लोगों को पता नहीं था, 20,000 लोग शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, नेताओं की गिरफ्तारी के लिए इकट्ठा हुए और जनरल डायर ने बिना चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। अब आप सोच सकते हो, ये देखो गोलियां चल रही, लोग कैसे भाग रहे हैं, और गिरफ्तारी गांधी जी को कर लिया गया था। तो ये समस्याएं सबसे ज्यादा हुई थी। अच्छा, इसके बाद जो क्या हुआ है, तो आप देख सकते हैं भारतीयों का आक्रोश और उपाधियों का त्याग। जिन जिन जो भारतीय थे उनको जो उपाधियां मिली हुई थी अंग्रेजी सरकार से, उन्होंने उपाधियां वापस करवा दी। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को जो उपाधि मिली थी वो नाइटहुड की उपाधि मिली थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इनको जो उपाधि मिली थी वो नाइटहुड की क्यों मिली थी, सर नाइटहुड। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था साहित्य का, लिटरेचर में मिला हुआ था। इनकी जो फेमस बुक थी गीतांजलि वो फेमस हुई थी और नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था 1913 में। और उसी के बाद अंग्रेजी सरकार ने इनके सम्मान में इनको नाइटहुड की उपाधि थी। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने उपाधि त्याग दी और वापस कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों ने दी थी, उपाधि वापस कर दी। यहां एक चीज और है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा था कि यह सभ्य सरकार की असभ्य घटना है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को यह उपाधि क्यों दी गई थी। पहली बात तो ठीक है वो बड़े थे, लेकिन उपाधि दी गई तो इन्होंने क्यों ली, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। भाई, जो सरकार हमारे लोगों पर जुल्म ढा रही है, हमारे लोगों को गुलाम बना रही है, हमारे यहां का पैसा अपने यहां ले जा रही है, तो ये उपाधि क्यों ली आपने। और जब ली तो उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उस समय, उन्होंने कहा कि सभ्य सरकार की असभ्य घटना है। अब ये रविन्द्रनाथ जी ये भी तो कह सकते थे कि ये असभ्य सरकार की असभ्य घटना है। सभ्य सरकार कहां से हो गई, असभ्य भी तो कह सकते थे। तो ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठता है टैगोर साहब पर। ये आप देख सकते हैं, टैगोर ने कहा सभ्य सरकार की ये असभ्य घटना है और कहा नाइटहुड की उपाधि जो उन्होंने वापस कर दी। सरोजनी नायडू केसर ये हिंद की जो उपाधि मिली हुई थी नायडू को, सरोजनी नायडू केसर ए हिंद की उपाधि जो कि अंग्रेज सरकार द्वारा मिली थी, इन्होंने इस उपाधि का जो है त्याग कर दिया। क्यों त्याग दिया और ये उपाधि क्यों मिली हुई थी, तो ये उपाधि जो उन्हें मिली हुई थी 1915 में मिली हुई थी। क्यों मिली थी, सामाजिक सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, सामाजिक कार्यों और जन सेवा के लिए। इस घटना के बाद उन्होंने ये उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी को भी जो मिली हुई थी उपाधि, उन्होंने भी त्याग दी केसर ए हिंद की उपाधि। क्यों त्यागी और ये क्यों मिला हुआ था, तो महात्मा गांधी को अफ्रीका में भारतीयों की जो संघर्ष चल रहा था, भारतीय संघर्ष में उनके योगदान के लिए ये जो है योगदान किया था, उसमें जो है उपाधि मिली हुई थी महात्मा गांधी को और उसी उपाधि का इन्होंने त्याग कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि कितना रोष होगा लोगों में, नेताओं में, कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, 379 लोग मारे गए। ये तो सरकारी रिकॉर्ड है, मारे तो कितने गए होंगे, 1200 लोग घायल हुए थे। तो ये स्थिति थी। इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे कत्लेआम कहा था और दीन बंधु एंड्रूस ने इसने जानबूझकर की गई हत्या कहा था। जानबूझकर ही की गई थी भाई, उन्हें पता नहीं था कि लोग यहां आराम से जो है अहिंसा का पालन करते हुए जो है सभा आयोजित कर रहे हैं, और उन्हें पता था इसका 144 लागू है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोगों पर जो है निहत्थे लोगों पर गोलियां चला देंगे, जब आपको पता है कि वो कोई गोली नहीं चला रहे हैं, डंडा नहीं चला रहे हैं, आग नहीं बरसा रहे हैं। सिर्फ
सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के विरोध में कि गिरफ्तारी क्यों हुई है, तो उस पर बात करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे और लोगों पर गोलियां चला दी। तो ये लोगों के नेताओं के जो है वक्तव्य थे, बहुत ज्यादा रोष था। इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार की बेशर्मी देखिए कि हत्यारे का सम्मान किया। क्या सम्मान किया था? तो जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो ब्रिटेन संसद है, वहां जनरल डायर को उसके कृत्य के लिए सम्मानित किया गया। और उसे सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रिटिश अखबार था मॉर्निंग द पोस्ट, उसने 30,000 रुपए का चंदा इकट्ठा किया डायर के लिए। मॉर्निंग द पोस्ट, इसने 30,000 का चंदा इकट्ठा किया और 12,000 पाउंड नगद दिए गए ब्रिटिश सरकार द्वारा। किसको? जनरल डायर को गिफ्ट दिया गया ये, और एक तलवार गिफ्ट की गई कि बहुत अच्छा काम किया। स्वॉर्ड ऑफ हॉनर, तलवार का नाम है स्वॉर्ड ऑफ हॉनर। ये तलवार गिफ्ट की गई। इसी के जनरल डायर को 21 साल बाद ऊधम सिंह ने मारा था। अब आप सोच सकते हैं कि कितना वेट किया होगा ऊधम सिंह जी ने। तो जनता इतनी ज्यादा रुष्ट हो गई थी कि आप इनकी बेशर्मी देखिए आप, कि ये कितना मतलब सम्मान दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, वाह वाह, मजा आ गया। आप देख सकते हैं इनको सम्मान मिला, तलवार दी जा रही है, ये चंदा इकट्ठा किया गया, 12,000 पाउंड उसको अवार्ड दिया गया और सम्मान के रूप में तलवार दी गई, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। आप देख सकते हैं। तो ये ब्रिटिश सरकार की बेशर्मी है भारतीयों के लिए। फिर जांच कमेटी, भारतीयों का दबाव आया, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का दबाव पड़ा अंग्रेजी सरकार पर कि आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या किया? तो बस कुछ नहीं किया उन्होंने, जनरल डायर से जो है त्यागपत्र ले लिया, बस ये इतना ही किया और कुछ नहीं किया। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसकी लीपापोती करना, कुल सदस्य 8 थे जिसमें 3 भारतीय थे। तो आप देख सकते हैं ये अंग्रेजों से डरने वाले चिमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान। हुआ क्या इसमें, क्या हुआ? परिणाम यह आया कि जो डायर था उसे निर्दोष साबित कर दिया गया, और होना भी यही था। वो क्यों दोषी साबित करेंगे अपने जनरल को, अपने ब्रिगेडियर को? क्यों? अगर वो ऐसा कर देंगे तो फिर जो और अन्य जगह घटनाएं हो रही और प्रदेश में, उसकी लीपापोती कौन करेगा? तो यही हुआ। कमेटी का परिणाम आया, इस कमेटी ने जनरल डायर को बिल्कुल निर्दोष साबित कर दिया, बिल्कुल बेशर्मी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं ब्रिटिश सरकार की बेशर्मी। और फिर भारतीयों ने भी जो एक कमेटी बनाई थी, तहकीकात कमेटी, जिसमें महात्मा गांधी ने रिपोर्ट पेश की थी। ये कांग्रेसियों की जो है कमेटी थी, जिसमें बताया गया, गठन किया गया था हंटर कमेटी की झूठी रिपोर्ट के खिलाफ। भाई आपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, हम भी तो करेंगे जांच, हमने करी। समिति के अध्यक्ष जो मदन मोहन मालवीय, रिपोर्ट तैयार की गई महात्मा गांधी द्वारा। कुल सदस्य 9 भारतीय नेता थे। कमेटी का परिणाम आया कि ब्रिटिश दावों को खारिज किया गया और जनरल डायर को पूरी तरह दोषी ठहराएगा। सीधी सी बात है कि जनरल डायर ने वाकई में एक बहुत बड़ा कृत्य किया था। उसने निहत्थे लोगों पर वॉर किया, लोगों को मारा, उसने बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों, किसी को नहीं देखा, सबको मार दिया आदेश देकर। तो यह ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी नाकामी थी। भारत सरकार में जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वो क्रुद्ध हो गए थे और अंग्रेज सरकार पर और ज्यादा दबाव आने लग गया था। अगर वो चाह रहे थे कि ये सत्ता ना जाए तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। ऐसे ही करते करते जो अधिवेशन हुए, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने स्वतंत्रता की मांग की, फिर आगे जाके अपना संविधान बना और भारत ऐसे आजाद हुआ। तो हमें ये समय, जो हमारी आजादी के लिए लोगों ने जो जान गंवाई, हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये आजादी हमें बहुत कीमत चुका के मिली है। तो ये हत्याकांड ब्रिटिश सरकार की बहुत बड़ी बेशर्मी थी, आज भी उसको याद किया जाता है। तो खुद चर्चिल ने, जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे स्वतंत्रता की आजादी के 1-2 साल पहले, उन्होंने भी कहा था कि ये ब्रिटिश सरकार पर काला धब्बा घोषित होगा, काला धब्बा जो है लगेगा, और यही हुआ। आज तक हम उसे याद करते आते। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सारी जानकारी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे ही और भी जानकारी पे वीडियो में लाते रहूंगा और आपको जानकारी देते रहूंगा। धन्यवाद।